नमस्कार साथियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य बीए सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए। चाहे आपका सब्जेक्ट माइनर में हो या मेजर में हो, आपके लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा आपकी लिखित होने वाली है, तो लिखने वाले क्वेश्चंस कैसे आएंगे और उसको लिखना कैसे है, पूरी डिटेल में जानकारी आज की वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आपको बता दूं कि हिंदी में आपको कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के बारे में बीए के सेकंड सेमेस्टर में जानना होता है। अगर बीएससी में भी है, बीकॉम में भी है और आपने माइनर में हिंदी ले रखा है तो भी आपको कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर पढ़ना होता है। अधिकतर विश्वविद्यालय में मेजर माइनर का सिलेबस सेम होता है। बात करें महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का पेपर लगा हुआ है 1-2 दिनों में, उसके लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा 2025 के लिए 2026 में भी इंपॉर्टेंट होगा और बाकी विश्वविद्यालय जैसे कि जो लिखित परीक्षा करवाते हैं राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के लिए 2026 के लिए, इसके अलावा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ठीक है, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया हो ही गया आपका। इसके अलावा और भी कई विश्वविद्यालय जो परीक्षा आप लिखित करवाते हैं, जैसे कि आपका हो गया चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, या और भी कई विश्वविद्यालय हैं जो परीक्षाएं लिखित करवाते हैं उनके लिए। बाकी ऑब्जेक्टिव के लिए ऑलरेडी तमाम मॉडल पेपर ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। अब चलिए प्रारंभ करते हैं बिना समय गंवाए हुए और चीजों को बहुत ही बारीकी के साथ एक एक प्रश्नों को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय तीनों टाइप के क्वेश्चंस को हमने इसमें शामिल किया है। इससे पहले भी कई लेक्चर हमारे अवेलेबल हैं, तो आप उनको भी देख लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। परिपत्र संबंधी प्रमुख जानकारी पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। परिपत्र क्या होता है? सर्कुलर बोलते हैं परिपत्र को अंग्रेजी में, यानी एक ऐसा पत्र जो कि एक ऑफिस में जाता है, दूसरे ऑफिस में भी, उसी ऑफिस से तीसरे ऑफिस में, यानी कि एक सर्कुलर में घूमता रहता है। कहने का मतलब है कई ऑफिस के लिए जाता है, वो कई कार्यालयों में जाता है। देखिए, इसके संबंधित तमाम जानकारी निम्नलिखित है, आइए पढ़ते हैं तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। परिपत्र जो होता है एक प्रकार की क्या होती है? एक सूचना होती है, इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है परिपत्र? एक सूचना होती है जो कोई विभाग, यानी जो जिस सूचना को विभाग जो होता है कार्यालय अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को, अधीनस्थ मतलब कि जो उसके अंतर्गत काम कर रहे हैं, उसके अंडर में काम कर रहे हैं विभाग के, उन विभागों के जो कर्मचारी होते हैं उनको एक प्रकार से देता है कौन? विभाग के द्वारा वो एक प्रकार से एक सूचना जारी की जाती है परिपत्र के रूप में अपने कर्मचारियों के लिए, अपने जो है जो काम कर रहे हैं उनके नीचे। परिपत्र जो होता है विभाग के निर्देश अथवा अनुदेश से संबंधित होता है। निर्देश, निदेश या निर्देश कर सकते हैं, इसको निर्देश भी कर सकते हैं, ठीक है। निर्देश अथवा किससे? अनुदेश से संबंधित होता है। कोई आदेश देना हुआ, कोई निर्देश देना हुआ अपने कर्मचारियों को विभाग के द्वारा, तो सर्कुलर जारी किया जाता है, परिपत्र जारी किया जाता है। क्लियर? दूसरी बात क्या है परिपत्र के बारे में? परिपत्र के साथ एक सादा पृष्ठ नत्थी रहता है। नत्थी माने कि पेंच रहता है, काटी लगा दी जाती है पेंच वाली। मैं आपको बताऊं कि पेंच क्या होता है, नत्थी मतलब क्या होता है। जैसे मान लेते हैं ये आपका पेंच है और ये कोई एक प्रकार से सर्कुलर है। मैं आपको समझाने का अगर प्रयास करूं तो मैंने जैसे पीडीएफ निकलवाया बहुत सारा। जैसे मान लेते हैं आपका ये पेपर है, ठीक है, समझ में आ रही चीजें? देख लें, आपका ये पेपर है, मान लेते हैं ये आपका सर्कुलर है। अब इस सर्कुलर के पीछे एक सादा पेज जो है बढ़िया से नत्थी कर दिया जाता है। ये सादा पेज ये आपका, इस पे मैंने इसमें हल करके रखा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन पेपर अब की बार बड़ी तैयारी की गई है थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए। ऑब्जेक्टिव अगर परीक्षा होगी, चाहे लिखित होगी, को करिकुलर का एक प्रकार से 10-10 प्रैक्टिस सेट तैयार किया जा रहा है। जैसे ये देखिए पीडीएफ है और इसका एक प्रकार से पेपर में आपका आंसर की पीछे ये सब सॉल्व किया जा रहा है। लगातार मेहनत जारी है और अब की बार बहुत धाकड़ अंदाज में तैयारी होने वाली है। मात्र 100 रुपए फीस में आपको 10-10 प्रैक्टिस सेट सारे की आपको एक प्रकार से मिलते रहेंगे, सभी विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर। तो नत्थी मतलब क्या होता है? जैसे ये सादा पेज था, मैंने इस पे पेंच मार दिया है। जैसे मैं आपको एक बार फिर से नत्थी करके दिखाता हूं, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। पीछे इसलिए कर देते ताकि कोई अगर दिक्कत हो तो जो है नत्थी कर दिया जाता है। ऐसे करके ये देखिए, ये ऐसे करके आराम से इसको ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे पीछे से एक ऐसे नत्थी कर देते हैं, ठीक है। ऐसे तैयारी की जा रही है तो आपके लिए व्यवस्थित कर। तो पृष्ठ एक सादा नत्थी रहता है जिस पर सभी संबद्ध कर्मचारियों से सूचना से अथवा अवगत होने के हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं कि भाई आपने सूचना ग्रहण करी कि नहीं ग्रहण करी। जैसे मैंने इस पे सारे प्रश्नों के उत्तर को लिख लिया, कौन सा प्रश्न उत्तर सही है, कौन सा गलत है, सारी डिटेल में जानकारी हमने आंसर की बना ली। तो ऐसे ही सभी कर्मचारियों के हस्ताक्षर की आप तक सूचना पहुंची कि नहीं पहुंची, उसको जानने के लिए करें। इसे छपवा करके रिकॉर्ड में भी रख लिया जाता है ताकि भविष्य में दोबारा अगर कोई कहे कि हम तक कार्य सूचना नहीं पहुंची थी तो उसकी साइन जो है वो गवाही दे दे कि हाँ बेटा आपने पढ़ा था और साइन भी किया था।
साइन को बढ़िया निकलवा लिया जाता है पीडीएफ के फॉर्म में। तीसरी बात, परिपत्र विभाग की आंतरिक और व्यापक जानकारी के लिए वितरित करवाया जाता है, ताकि जो है विभाग की तमाम प्रकार के जो आंतरिक और जो बड़ी जानकारी है, मतलब कि अंदर विभाग के और विभाग के बाहर सारी जानकारी फैल जाए, जो भी जानकारी देनी है। इसके अलावा परिपत्र के बारे में और जानकारी जानिए। यह पत्र लगभग ज्ञापन जैसा होता है, जैसे कार्यालयीय ज्ञापन होता है कार्यालय के बारे में जानकारी देने के लिए, ऐसे ही परिपत्र होता है। कार्यालय में परिपत्र के मुद्रित फॉर्म भी होते हैं। मुद्रित माने उसका जो है एक प्रकार से मुद्रण किया जाता है, इसका अगला प्रिंट वगैरह कर लिया जाता है। इसके अलावा परिपत्र में संख्या रहती है, यानी परिपत्र संख्या 1, परिपत्र संख्या 2, इस तरीके से संख्या भी पड़ी रहती है। पर विभागीय होने के नाते संदर्भ, संबोधन और अधोलेखन भवदीय आदि इसमें नहीं होता है, यानी कि इसे भवदीय या सेवा में श्रीमान महोदय, ये दुनिया भर का जो टीम टाम होता है, संदर्भ किसके बारे में, संबोधन वगैरह इसमें नहीं होते हैं, क्योंकि ये विभाग में ही होते हैं, विभाग के द्वारा अपने कर्मचारियों को लिखे जाते हैं, तो ऐसे में इसमें ज्यादा ये सब नहीं होता। इसके अलावा नीचे हस्ताक्षर और पदनाम होता है, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये चीजें हो गई। जैसे मैंने बताया पेपर जो आपकी तैयार हो रहा है थर्ड सेमेस्टर का, ऑब्जेक्टिव का, लिखित का, सभी का, किसी भी विश्वविद्यालय से आप हो, डीडीयू से हो, ठीक है, या फिर आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से, महात्मा राम मनोहर लोहिया, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, ठीक है, एमजेपीआरयू बलेरी, मासा कुंभरी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, एमजेपीआरयू, ठीक है। इसके अलावा आपका जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, एमएसडीयू यानी कि महाराजा सुहेल देव, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय, आपके छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, सभी की तैयारी हो रही है। तो आपको अगर जुड़ना है हमारे साथ, थर्ड सेमेस्टर का कोर्स लेना है, या जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाले बच्चे हैं वो सेकंड सेमेस्टर में है, तो सेकंड सेमेस्टर का कोर्स अभी ज्वाइन करना है। कोर्स माने उनको इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाले बच्चों के लिए व्यवस्थित कर दिया। 91 61 93 60 62 पर आप एसएमएस कर दीजिएगा, आपके लिए बड़ी व्यवस्था कर दी गई है। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर भेजिएगा। आपके लिए व्यवस्था क्या है देखिए, अगर आप अभी सेकंड सेमेस्टर में है, क्योंकि महात्मा गांधी का भी पेपर नहीं हुआ है, तो उसके बच्चे जो है जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारे अभी जुड़ रहे हैं लगातार, इसमें बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं। ऐसे में आपको मात्र 100 रुपए फीस लगेगी और उसी 100 रुपए में आपका पूरा सेकंड सेमेस्टर के जो आपके सब्जेक्ट है सब कुछ आपको सब्जेक्ट मिल जाएंगे, सेकंड वाले सारे सब्जेक्ट, ठीक है। को करिकुलर का भी, जिसमें आपको मानव मूल्य पर्यावरण अध्ययन पढ़ना हो, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा पढ़ना हो, या फर्स्ट एड एंड हेल्थ पढ़ना हो, कोई भी आपका हो, वो आपका को करिकुलर का भी मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव में लगभग 4-5 पेपर भी सॉल्व फॉर्म में मिल जाएंगे और आपको लगभग 500-600-700 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट, उसको पढ़ करके चले जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। सीरीज खरीदे है नहीं खरीदे कोई मैटर नहीं करता, सीरीज नहीं है तो आप आसानी से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सीरीज है भी तब भी जुड़ सकते हैं। तो 100 रुपए में सेकंड का। बाकी विश्वविद्यालय के जिनका पेपर हो चुका है उनके लिए थर्ड सेमेस्टर का कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। 20 तारीख के बाद में क्लासेस आपकी शुरू हो रही हैं, सभी लोग जुड़ जाइए, जल्दी से जल्दी जुड़ने का प्रयास करेंगे। थर्ड सेमेस्टर में क्या होगा, आपको लाइव क्लास मिलेगी, प्लस में आपको लाइव क्लास के बाद में उसकी वीडियो रिकॉर्ड वाली जो मिल जाएगी, वीडियोस तमाम सारी मिल जाएंगी। जो 2025 में मैंने पढ़ाया है थर्ड सेमेस्टर वाला, उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, उसके जो क्लासेस है चैप्टर वाइज वो सब भी मिल जाएंगे, इसके अलावा पीडीएफ भी मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ में इसमें सभी सब्जेक्ट के जो है मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, जो इंपॉर्टेंट यूनिट जो परीक्षा में हमेशा आते हैं उनकी तैयारी करवाई जाएगी। इसके साथ ही साथ में आपके लिए बहुत ही धाकड़ अंदाज में और भी चीजें करवाई जाएंगी। जैसे कि थर्ड सेमेस्टर की अगर बात करें बेटा, तो थर्ड सेमेस्टर में आपका सब कुछ सब्जेक्ट हो जाएगा, मेजर माइनर को करिकुलर सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी। मात्र 100 रुपए फीस थर्ड सेमेस्टर की भी रखी गई है, जिसमें आपको 6 महीने तक वैलिडिटी रहेगी, यानी 6 महीने तक आप जुड़े रहेंगे। जब फिर फोर्थ सेमेस्टर में जुड़ेंगे तो फिर आपके लिए 100 रुपए फीस रखी जाएगी, और वो फीस आप कुछ जैसे आप अगर अभी जुड़ जाते तो आपके लिए फीस फिर उसमें कम होता रहे, ग्रुप में बताया जाएगा, जब कभी ऑफर वगैरह होता है तो ग्रुप में वाले बच्चों को मिल जाता है। तो थर्ड सेमेस्टर का इस समय चल रहा है, जिनको भी जुड़ना है वो फटाफट से जुड़ जाइएगा मात्र 100 रुपए फीस में। लेकिन अगर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वालों के लिए ऑफर अभी चल रहा है कि जिससे किसी भी बच्चे के लिए, चाहे महात्मा गांधी का हो या किसी भी टाइप का हो, अगर 2 सेमेस्टर का 1 साल लेता, मान लेते हैं सेकंड का भी उसको चाहिए और उसको कहे गुरुजी हमको थर्ड वाला भी कोर्स ज्वाइन करना है, आप जोड़ दिए, क्लासेस जल्दी जब शुरू होंगी तो उसमें आप हमको इंक्लूड कर दीजिएगा, ठीक है। क्लासेस अभी पर्टिकुलरली नहीं स्टार्ट हो रही है कि भाई तैयारी हो जाएगी, क्योंकि काशी विद्यापीठ का पेपर जैसे समाप्त होता है तुरंत क्लासेस आपकी शुरू हो जाएगी। तो सेकंड और थर्ड तीनों का मतलब कि दोनों का क्लास अगर आप लेते हैं एक साथ, तो मात्र 150 रुपए में 50 रुपए की छूट में आपको सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। सेकंड का पूरा तैयारी आपकी मैं कर दूंगा मैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और साथ ही साथ में थर्ड वाले ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, वहां पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, सब कुछ डिटेल पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ये बहुत ही धाकड़ अंदाज में मैंने आपको समझा दिया कि क्या क्या मिलेगा, इसमें सब कुछ मिलेगा। लगभग में को करिकुलर के 10-10% तैयार कर लिए गए, यानी कि लगभग में 1000 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, ठीक है।
और उनके विथ आंसर भी रहेंगे उसमें, ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित तो सबके आंसर साथ में रहेंगे अब की बार। यानी सारी व्यवस्था कर ली गई, अभी से तैयारी जारी है, तो फटाफट से थर्ड सेमेस्टर का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, देर बिल्कुल भी ना करें, ठीक है, क्योंकि आपको पीडीएफ और कहीं पर नहीं मिलेगा, क्लास भी कुछ प्राइवेट क्लासेस होंगी वो भी आपको वहीं पर मिलेंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनको भी जुड़ना है तुरंत एसएमएस कीजिए 91 पर। चले दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो परिपत्र और कार्यालय ज्ञापन एक ही समान लगभग में होता है, तो दूसरा प्रश्न इसीलिए यहां पर रख दिया गया है कि भाई कार्यालय ज्ञापन होता क्या। दूसरा प्रश्न देखिए, कार्यालय ज्ञापन को संक्षेप में यानी कि ठीक ठाक शब्दों में बता दीजिए, लगभग अति लघुत्तरीय प्रश्न से आते हैं लघुत्तरीय में। देखिए कार्यालय ज्ञापन, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे ज्ञापन एक प्रकार से अनौपचारिक पत्राचार है। अनौपचारिक माने क्या होते हैं भैया, अनौपचारिक, यानी कि ये सरकारी नहीं होता है, अनौपचारिक होता है। औपचारिक होता तो सरकारी होता है, एक व्यवस्थित क्रम में सिस्टमेटिकल वे में लिखा जाता है, वो औपचारिक होता है। जैसे कहते हैं औपचारिक माने अंग्रेजी में फॉर्मल, जैसे फॉर्मल कपड़ा कब पहनते हैं, जब आपको कहीं ऑफिस में जाना होता है, क्रीच बनी है, बढ़िया ऑफिशियल जूता पहने हैं, यानी फॉर्मल शूज है, फॉर्मल पैंट है, फॉर्मल शर्ट है, सिलाई भी बढ़िया, ठीक है। लेकिन जब आप शादी ब्याह में जाते हैं तो बढ़िया जीन्स का पैंट झाड़ करके बढ़िया कुर्ता पैजामा ये सब पहन करके जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरे यह है कि फॉर्मल जो होता है वो एक सिस्टम से होता है, ठीक है। जैसे आपने बेल्ट ब्लैक कलर की पहनी है तो ब्लैक कलर की आपके घड़ी का पट्टा होना चाहिए, ब्लैक कलर का आपका शूज होना चाहिए, ये सब एक औपचारिकताएं होती है किसी भी ऑफिस में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए। लेकिन जब आप अनौपचारिक चीजें करते हैं, जैसे कि मतलब जैसे हो आम घास जैसे मिल जाए वैसे सिस्टम चल रहा है, तो ये चीजें होती हैं आपकी अनौपचारिक। तो वो जो होता है सर्कुलर वो औपचारिक होता है, लेकिन ये अनौपचारिक पत्राचार है। जो कोई अधिकारी, इसमें क्या होता है, कार्यालय ज्ञापन क्या होता है, कोई अधिकारी अपने से छोटे अधिकारी या कर्मचारी को सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु लिखता है। यानी उसमें क्या था, कार्यालय मतलब सर्कुलर में या परिपत्र में एक कार्यालय विभाग के द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किया जाता था सर्कुलर यानी कि परिपत्र। लेकिन इसमें क्या है, एक बड़ा अधिकारी जो है, आला अधिकारी जो है, सबसे बड़ा अधिकारी है, वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को सूचना देने के लिए पत्र लिखता है, उसको ज्ञापन कहा जाता है, हेतु लिखता है। यह पत्र आदेश नहीं होता है, ये आदेश नहीं होता कि भाई अधिकारी का आदेश कर्मचारियों पर नहीं होता। यद्यपि इसमें सूचित किए जाने वाले कुछ विषय अनुदेशात्मक की अनुदेशानुसार ही होते हैं, जैसे अधीनस्थों को सरकारी आदेशों से अवगत करवाना, कि कोई आदेश आया सरकार की तरफ से तो उसकी जानकारी के लिए लिखा जाता है कि भाई तो आप भी जान लो कि ये चीजें आ चुकी हैं। पत्रों की पावती की सूचना देना कि भाई पत्र आ चुका है कि नहीं आ चुका है, शिकायतों का निवारण करना, कर्मचारियों के आवेदन पत्रों याचिकाओं आदि के ऊपर तथा किसी नियम या आदेश के उल्लंघन की चर्चा आदि के विषय में लिखा जाता है कि भाई कौन सा नियम है, कैसा नियम है, उसका उल्लंघन किन मुद्दों पर होगा, ये सारी चीजें जानकारी वहां पर लिखी होती है। ज्ञापन की अगर बात की तो ज्ञापन की भी भाषा आदेशात्मक नहीं होती। आदेशात्मक मतलब कि ये एक ऑर्डर के भाव में नहीं होती, भाई तुमको ये करना ही करना, ऑर्डर दिया था, नहीं, ऑर्डर नहीं होता है। वाक्य प्रायः अन्य पुरुष शैली में कर्मवाच्य में होने चाहिए। ज्ञापन में ऊपर पत्र संख्या लिखी होती है, विभाग का नाम भी लिखा होता है, इसमें संबोधन व अधोलेख यानी भौदीय वगैरह भी नहीं होता, जैसे कि सर्कुलर में परिपत्र में नहीं होता, ऐसे इसमें भी नहीं होता है। अंत में प्रेषक अधिकारी का हस्ताक्षर होता है, प्रेषक यानी जो भेजने वाला है, जो बड़ा अधिकारी, उसका नाम और उसका हस्ताक्षर, उसका पदनाम सब लिखा होता है, ठीक है। ये बात यानी किस पद पर है, क्या नाम है, और उसका हस्ताक्षर यानी कि उसकी सिग्नेचर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है विज्ञापन पर संक्षिप्त प्रकाश। विज्ञापन माने होता है प्रचार प्रसार, जिसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, प्रचार। विज्ञापन की अगर बात की हेडिंग डालेंगे, विज्ञापन लिखेंगे। विज्ञापन एक प्रकार की शासकीय सूचना है, शासकीय मतलब शासन के द्वारा जारी की गई सूचना, जो समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई जाती है कि कहां पर नौकरी निकली है, किस विभाग में कितना पद खाली है, कौन से विभाग को भरना है, कितनी भर्ती निकली है, ये सब पेपर में आप देखते हैं एक तरफ पूरा विवरण सरकारी पत्र में आपका एक जो है लिखा होता है विज्ञापन के रूप में, या सरकार में क्या चीजें चाहिए, क्या जरूरत है, क्या नहीं जरूरत है, सारी जानकारी। ये सूचनाएं विविध विभागों में हुई रिक्तियों के आवेदन पत्र मांगने, यानी कि जैसे कि मान लेते किसी विभाग में कोई पत्र मतलब कि कोई जो है खाली रिक्त स्थान है उसको भरने के लिए, किसी सरकारी उत्पाद की बिक्री करने के लिए, कोई सरकारी उत्पाद है उसको बेचने के लिए, बिक्री बढ़ावा देने के लिए ऐसे जो है जारी किए जाते हैं विज्ञापन। अथवा विभिन्न सरकारी निर्माणों हेतु टेंडर आदि आमंत्रित करने हेतु समाचार पत्रों में छपवाए जाते हैं। टेंडर माने जैसे कि पेट्रोल टंकी का अगर टेंडर पास करवाया जाता है, ऐसे ही ठेकेदारी जो होती है, जैसे सड़क बनवानी है कार्य मतलब की सरकार को, अब बड़ी बड़ी सड़कें बनवाने के लिए आपको टेंडर पास किया जाता है, तो टेंडर पास उसमें पेपर में निकलता है कि टेंडर ये सड़क का बनने वाला है,
तमाम ठेकेदार फिर उसमें अपना भरते हैं कि भाई हमको टेंडर लेना है हमको, तो फिर जिसका अच्छा होता है फिर उसको टेंडर पास कर दिया जाता है। तो टेंडर वगैरह जारी करने को, कोई सरकारी निर्माण करवाने के लिए, तो ये सब चीजें उसमें जारी करवाई जाती हैं समाचार पत्रों में, ठीक है। वो विज्ञापन होता है, विज्ञापन के माध्यम से। नियुक्तियों हेतु तो अलग से रोजगार समाचार पत्र भी प्रकाशित होते हैं। सरकारी विज्ञापनों का उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, ये आए दिन समाचार पत्र प्रकाशित होते रहते हैं, प्रतियोगी इन्हें उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। आगे बढ़कर भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। औपचारिक पत्र संचय होते हैं। औपचारिक माने सरकारी पत्र या एक सिस्टम से लिखा गया व्यवस्थित पत्र, ठीक है। इसमें कोई लाग लपेट नहीं होता, सब एकदम सिस्टम से होता है। क्लियर, समझो इसको। अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। देखिए हेडिंग डालेंगे अनौपचारिक पत्र, ठीक है। लिखेंगे अनौपचारिक पत्र व्यक्तिगत होते हैं, यानी कि ये पर्सनल होते हैं, एक व्यक्ति दूसरे को लिख सकता है। जैसे आपके पापा आपको लिख दिए, आप अपने पुत्र को लिख दिए, आप अपने मित्र को लिख दिए, अपने सगे संबंधी को लिख दिए, एक महिला ने एक पुरुष को लिख दिया, उसका आपसे संबंध है, तो इसे लव लेटर वगैरह हो गए, ये सब आपके अनौपचारिक हो जाएंगे। अनौपचारिक मतलब होता है जिसका कोई ताल तुक ना हो, लेकिन औपचारिक जो होता है वो एक सिस्टम से होता है, ठीक है। ये पारिवारिक पत्र कोई होगा, एक परिवार में दूसरे परिवार को लिख रहा है। ऐसे पत्रों के लेखन में किसी विधि, विधि माने किसी नियम या किसी कानून की कोई जरूरत नहीं होती। विधि माने कानून और नियम तो आप समझते हैं, रूल एंड कानून की कोई जरूरत नहीं होती है। शिष्टता सूचक संबोधन, अभिवादन अथवा अनुशंसा प्रधान शब्दावली के लिए लेखक पूर्ण स्वतंत्र रहता है। जो शब्द मन हो उसका प्रयोग कर सकता है, जैसा उसका संबंध हो वैसा शब्द का प्रयोग करे। अब जैसे एक मित्र को आप लेटर लिख रहे हैं अनौपचारिक, तो आप जो है थोड़ा बहुत उसमें जो उसका आपका हंसी मजाक चलता है उसके हिसाब से लिखेंगे। पिताजी को लिख रहे हैं तो उसके हिसाब से लिखेंगे, माता जी को लिख रहे हैं तो उसके हिसाब से लिखेंगे, यानी अपने अपने हिसाब से आपको लिखना होता है। इन पत्रों में किसी प्रकार की औपचारिकता का निर्वाह आवश्यक नहीं होता है। पत्र में कोई भी बात बिना लाग लपेट के लिखी जा सकती है, जो मन आता है आदमी लिखता है, कोई रोक टोक, कोई बाउंडेशन नहीं होता है। अनौपचारिक पत्रों की मुख्य विशेषता होती है लेखक जो होता है उन्मुक्त आत्म अभिव्यक्ति। उन्मुक्त माने खुल करके अपने जो मन की भावनाएं हैं उसको व्यक्त कर देता है, ठीक है। और निजीपन, निजीपन माने अपनापन लगता है, जिसको अपने को कोई पत्र लिखता है तो उसमें कोई डर कर नहीं लिखता है, जो उसके दिल की बातें होती हैं वो प्रकार से बयां कर देता है। आत्मीयता, आत्मीयता मतलब होता है कि अपने अंदर की बातों को लिख सकता है, उसमें कोई। ये पत्र छोटे भी हो सकते हैं और पर्याप्त बड़े भी हो सकते हैं। अनौपचारिक पत्र लेखन तो कोई भी कर सकता है, कोई व्यक्ति किसी भी को लिख सकता है, परंतु औपचारिक पत्र जो होते हैं बेटा, फॉर्मल लेटर, ये एक प्रकार से व्यवसायिक दक्षता की अपेक्षा करता है और एक सिस्टम से, एक व्यवस्थित से, एक नियम, एक कायदे से लिखा जाता है। कोई भी व्यक्ति कोई किसी को नहीं लिख सकता। औपचारिक पत्र एक सिस्टम से, एक विभाग के द्वारा दूसरे विभाग को लिखा जाता है, एक सिस्टम से, एक नियम के, एक कायदे के तहत लिखा जाता है, वो होता है आपका औपचारिक पत्र। अगला प्रश्न आ चुका है, सरकारी पत्र किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। सरकारी पत्र को अंग्रेजी में एक प्रकार से क्या बोलते हैं, ऑफिशियल लेटर भी कह सकते हैं, ठीक है। सरकारी पत्र ऐसा पत्र जो सरकार के किसी एक कार्यालय यानी कि एक ऑफिस से, सरकारी एक ऑफिस है, उस ऑफिस से किसी दूसरे सरकारी ऑफिस को लिखा जाता है, उसको बोलते हैं सरकारी पत्र। अब मान लेते हैं अर्ध सरकारी पत्र क्या होगा, डेमी ऑफिशियल लेटर या सेमी ऑफिशियल लेटर। इसका मतलब होता है अर्ध सरकारी पत्र में एक सरकारी कार्यालय के कर्मचारी के द्वारा दूसरे सरकारी कार्यालय, मतलब जो दूसरे सरकारी कार्यालय उसके कर्मचारी को लिखा गया पत्र, ये अर्ध सरकारी पत्र होता है। लेकिन सरकारी पत्र में क्या होता है, एक सरकारी कार्यालय है, वो लंदन, मतलब मान लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में है, और एक कन्याकुमारी में कोई ऑफिस है। तो कन्याकुमारी से अब जम्मू में कोई संदेश भेजना है उस ऑफिस को, तो यहां से एक पत्र लिखा जाएगा, सरकारी पत्र उसको कहेंगे। यानी सरकार के एक कार्यालय के द्वारा सरकार के किसी दूसरे क्षेत्र में स्थित कार्यालय को लिखे गए पत्र को सरकारी पत्र से संबोधित किया जाता है। बस सरकारी पत्र ही है। समझ में आ गई चीजें। वीडियो बेटा, वीडियो प्लीज लाइक कर दीजिए, बड़ी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, यही चीज होती है। दूसरे कार्यालय को भेजा जाए, उसमें सरकार के किसी निर्णय हो सकते हैं, समस्या निदान या नीति निर्धारण के विषय को शामिल कर सकते हैं, ठीक है, उसी को सरकारी पत्र कहते हैं। यह पत्र एक निश्चित ढांचे में ढला होता है, इसकी सामग्री बिल्कुल तथ्यपरक यानी एकदम से फैक्चुअल जानकारी होती, फैक्ट टू फैक्ट लिखा जाता है, कोई लाग लपेट नहीं होता है, सब कुछ
जो होता है वही लिखा जाता है। अस्पष्ट होता है, संयत होता है, संयमित होता है, सर्वदा शुद्ध होता है, इसमें अशुद्धता की कोई गुंजाइश नहीं होती। पत्र में लेखक की अपनी कोई निजी बात ना होकर के तर्क संगत और विधि संगत यानी कानून के हिसाब से और एकदम से तर्क के हिसाब से बातें होती हैं। पत्र की सारी सामग्री यथार्थ परक यानी कि शुद्ध, सही और स्पष्ट होती है। तथ्यों, नियमों और उपनियमों के बंधन में बंधी होती है। ठीक है, इसमें कोई नियम का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। संक्षिप्तता सरकारी पत्रों की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न खूब पूछा जाता है कि संक्षिप्तता जो है सरकारी पत्रों की रीढ़ किसे मानते हैं, तो संक्षिप्तता को मानते हैं, यानी कि सरकारी पत्र संक्षिप्त होने चाहिए, क्योंकि सरकारी कामकाज इतने ज्यादा होते हैं कि बड़े बड़े पत्रों को पढ़ने से सरकारी कर्मचारी जो होते हैं वो भागते हैं। ऐसे में सरकारी पत्र कम शब्दों में बहुत बड़ी जानकारी विस्तृत करने वाला होना चाहिए। जैसे बिहारी लाल के दोहे। अब बिहारी लाल के दोहे को पढ़िए कि कहत नटत रिझत खिजत और मिलत खिलत लजियात और भरे भुवन में करत हैं नयनन ही सौबात। आंखों के माध्यम से भरे भुवन में तमाम लोग बैठे हैं, नायक और नायिका आंखों के माध्यम से, नयनों के बाण से, नयनों के एक प्रकार से वॉइस से, नयनों की आवाज से एक दूसरे से बात कर लेते हैं। और इसकी व्याख्या करें तो बहुत बड़ी व्याख्या हो जाएगी, जैसे कि सतसैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर और देखन मां छोटे लगे और घाव करे गंभीर। यानी घाव जो होता है वो गंभीर करते हैं सतसैया के दोहरे। सतसैया मतलब बिहारी सतसई। बिहारी सतसई हिंदी की एकमात्र ऐसी रचना है जिसमें 713 या 719 दोहे हैं। कहीं कहीं प्रमाण मिलता है 713, कहीं 719, कहीं पर 721, अलग अलग विद्वानों के मत है। तो वो चीजें जो बिहारी सतसई में बताई गई है, एक एक दोहे एक एक रत्न कहे जाते हैं बिहारी सतसई के। हिंदी साहित्य में एकमात्र ऐसा कवि है बिहारी लाल जिसने एक रचना केवल लिखी, बिहारी सतसई, और एक रचना लिख करके 719 दोहों में ही अमर हो गया हिंदी साहित्य नहीं बल्कि विश्व साहित्य में, वो है बिहारी लाल। तो ऐसे में सरकारी पत्रों की भाषा स्पष्ट, सरल और सुबोध मन तुरंत पढ़ के तुरंत जैसे देखे तुरंत समझ में आ जाए सरकारी कर्मचारी को। ठीक है, सरल हो, स्पष्ट हो, शुद्ध हो, कोई लाग लपेट ना हो, नानी और अम्मा का उसमें पचरा ना लिखा हो कि भाई हमारे दादाजी खत्म हो गए, ये वो दुनिया भर का, ये पूरी इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ, ये सब आपके अर्ध मतलब उसमें चले जाएंगे अनौपचारिक लेटर में। क्लियर, ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो ये बिल्कुल छोटा होता है ताकि कम समय में चीजें तुरंत समझ में आ जाए और पढ़ ली जाए। ये सदैव अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। आपसे पूछेगा कि सरकारी पत्र किस शैली में होते हैं, तो अन्य पुरुष शैली में। यदि पत्र लंबा होता है तो कई परिच्छेदों में, यानी अगर पत्र लंबा हुआ तो कई छोटे छोटे भागों में, परिच्छेदों में बांट दिया जाता है। याद रखें, सरकारी पत्रों में प्रथम परिच्छेद या पैराग्राफ की संख्या नहीं लिखी जाती, यानी पैराग्राफ जैसे पहला पैराग्राफ नहीं लिखा जाता, वो पहला मान लिया जाता है, फिर दूसरे से आपका नंबर पढ़ना शुरू हो जाता है। यानी पैरा 2 से प्रारंभ कर आगे जितने भी पैराग्राफ होते हैं या परिच्छेद होते हैं उनको लिखा है 3, 4, 5 उनकी संख्या डाली जाती है, बाई ओर लिखी जाती है, बाई मतलब कि इधर लिखी जाती है। ठीक है, जैसे कि आपका इधर संख्या से 1 नहीं डाला जाता, ठीक है, 2, फिर अगले पेज पे 3, फिर 4, इस तरीके से डाल सकते हैं, लेकिन पहला पेज का नाम इसमें नहीं डाला जाता। तो ये सरकारी पत्र होता है। अब एक सरकारी पत्र का उदाहरण अगर मैं आपको समझाऊं, देखिए सरकारी पत्र का उदाहरण हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे आभाषा, कुछ भी हो सकते, कोई भी नाम यहाँ पर हो सकता है। प्रेषक का नाम, जो भेज रहा है उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं मुख्य सचिव है कोई उत्तर प्रदेश का, वो भेज रहा है लखनऊ में, चूंकि आप देखिए उत्तर प्रदेश का सारा काम, चूंकि लखनऊ राजधानी उत्तर प्रदेश की, यहाँ डेट यहाँ पर नीचे डेट डालेंगे कि भाई किस डेट को भेज रहा है, तो वो डेट यहाँ पर पड़ेगी। ठीक है, संख्या जो होगी यहाँ पर आपकी डाली जाएगी। ठीक है, सेवा में यहाँ लिखेंगे वो संख्या दूसरी, सेवा में क्या लिखेंगे, सचिव, फिर कामा, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, दिनांक 8 तना तना 8 नवंबर 2000 फला फला फला, जो भी आप डाल पाए डाल लीजिए। ठीक है, 2025, 2026, ये सब चीजें। तो यही आपका कार्यालय हिंद मतलब के और पत्र, उसमें जो भी जानकारी हो वो जानकारी जो है आप इसमें डाल सकते हैं, फिर पूरी बात लिख सकते हैं और उसको अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, जो भी जानकारी उसमें लिखनी हो। ठीक है, अगला प्रश्न, कार्यालयी पत्र किसे कहते हैं? कार्यालयी पत्र यानी जो ऑफिशियल लेटर होते हैं उन्हीं को कहते हैं। उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। सरकारी कार्यालयों में प्रशासकीय कार्य के निष्पादन के लिए समय समय पर जो पत्र व्यवहार विभिन्न विभागों के अधिकारियों के बीच में किया जाता है वह सरकारी पत्राचार कहलाता है। यह पत्र व्यवहार विभागीय अधिकारी अथवा अधिकारियों के द्वारा संबंधित व्यक्ति, संस्था अथवा कार्यालय के बीच किया जाता है।
इन पत्रों को स्वरूप के आधार पर कई प्रकार से बांट सकते हैं। क्योंकि आप देख सरकारी पत्र कौन कौन से होते हैं, प्रश्न कई बार आता है। देखिए आपका होता है पहला शासकीय पत्र, इसको ऑफिशियल लेटर कहते हैं। दूसरा होता है अर्ध सरकारी पत्र, सेमी ऑफिशियल लेटर कहा जाता है। तीसरा होता है गैर सरकारी पत्र, अनऑफिशियल लेटर, जो सरकारी पत्र नहीं है, प्राइवेट चीजों में दिया जाता है। चौथा स्मरण पत्र या जिसको अनुस्मारक बोलते हैं। अनुस्मारक का मतलब होता है जैसे मान लेते कोई पत्र लिखा गया पहले किसी कार्यालय को और उस पत्र पर काम नहीं हुआ, उस पत्र को नहीं देखा गया, उस कार्यालय का जहां पर भेजा गया उसने नहीं देखा, तो फिर उसको दोबारा से जताने के लिए हम फिर से भेजते हैं एक पत्र। अनुस्मारक उसी को याददाश्त करवाने के लिए, जैसे कि आप कोई एसएमएस भेजते हैं व्हाट्सएप पर, तो उस व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं आता उस एसएमएस का और बाकी रिप्लाई आते रहते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर उस रिप्लाई देने के लिए उस पर डांट करके या फिर उस पर भाई ये करके लिख दिया था कि भाई इसका आंसर क्यों नहीं आया, यानी कि दोबारा से याद दिलवाने के लिए जो पत्र लिखा जाता है कि भाई इस मुद्दे पर इस मुद्दे पर हमने पत्र लिखा था आज के 10 दिन पहले, उस पर आपने कोई निर्णय नहीं दिया है, इस मुद्दे पर कृपया निर्णय देने का कष्ट करें, ऐसा लिखा जाता है, उसी को अनुस्मारक पत्र कहा जाता है। अगला होता है पांचवा शासन आदेश, गवर्नमेंट ऑर्डर, शासन के द्वारा कोई आदेश जो होता है जारी किया था वो होता है। कार्यालय आदेश, यानी किसी कार्यालय के द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए जारी किया गया आदेश वो कार्यालय आदेश होता है, जो ऑर्डर के फॉर्म में होता है। ठीक है। अगला होता है कार्यालय ज्ञापन, ऑफिशियल मेमोरेंडम। ऑफिशियल मेमोरेंडम जो होता है ये ऑर्डर के फॉर्म में नहीं होता, लेकिन कर्मचारियों जो उच्च अधिकारी होते हैं उनके द्वारा अपने कर्मचारियों को लिखा जाता है किसी शासन के विचारों से, शासन के नियमों से अवगत करवाने के लिए। ये ऑर्डर फॉर्म में नहीं होता है, ऑर्डर फॉर्म में हो जाएगा तो कार्यालय आदेश हो जाएगा। कार्यालय ज्ञापन होता है जानकारी दिलवाने के लिए लिखा गया। आठवां होता है परिपत्र, हमने समझा जैसा कि ऊपर परिपत्र के बारे में कि परिपत्र जो होता है ये एक प्रकार से लिखा जाता है विभाग के द्वारा अपने कर्मचारियों को, अधीनस्थ कर्मचारियों को बताने के लिए कि भाई क्या नियम होगा, क्या कायदा होगा, ये सब चीजें। नौवां होता है पृष्ठांकन। ठीक है। अगला होता है अधिसूचना, नोटिफिकेशन, फिर निविदा, आमंत्रण, टेंडर, टिप्पणी लेखन। टेंडर आप समझते जो टेंडर वगैरह छपता है आपका, ऐसे कि सड़क बनवाने का, ठेका या तमाम चीजें मिलने का, वो सब। टिप्पणी लेखन होता है, कमेंट नोट, प्रेस विज्ञप्ति, ठीक है, प्रतिवेदन, रिपोर्टिंग जो होता है, सब चीजें हम समझेंगे। प्रतिवेदन वगैरह जो है रिपोर्ट होता है, किसी मुद्दे पर आप रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, किसी मुद्दे पर लिख रहे हैं, एकदम व्यवस्थित है। प्रेस विज्ञप्ति आपने समझा, प्रेस नोट जिसको कहते हैं कि भाई जारी किया जाता है जो, ठीक है, ये सब चीजें होती है सरकारी पत्र। देखिए उदाहरण के रूप में समझे, पत्र संख्या UPA/GA जो भी हो, यहाँ पर आप पत्र संख्या डाल दीजिएगा। वित्त मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ, दिनांक तना तना तना। प्रेषक यानी भेजने वाले का नाम यहाँ पर नीचे रहेगा। RN से मान लेते भेज रहे वित्त मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ। फिर नीचे लिखेंगे क्या, सेवा में श्री MS जो भी नाम हो सचिव का, उसका नाम लिखेंगे, जो भी जिसके पास लिखना हो। विषय जो होगा यहाँ पर बढ़िया से नीचे से स्पष्ट शब्दों में थोड़ा सा गहरे हेडिंग में या पॉइंटेड करके लिखना है, ताकि विषय किस विषय में तुरंत जो है अगर कोई व्यक्ति पत्र पढ़े तो विषय पता चल जाए। राज्य को और अधिक अनुदान देने के संबंध में ये आप जो है लिख सकते हैं कि भाई केंद्र सरकार को लिखा गया है कि राज्य को और अनुदान दे। अब यह क्या लिखा गया, महोदय, राज्य मंत्रिमंडल के एक निर्णय के अनुसार मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि इस वर्ष प्रधानमंत्री के जवाहर रोजगार योजना कार्यक्रम को लागू करने में राज्य सरकार के निर्धारित राशि से अधिक व्यय हुआ है, यानी ज्यादा खर्चा हो गया है। अभी अनुसूचित जाति जनजाति के आवास और पेयजल की योजनाओं का कार्य अपूर्ण रहा है, जिनको पूरा करने के लिए राज्य सरकार को 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। केंद्र सरकार को ऐसा लिखा जाता है राज्य सरकार के द्वारा। यदि केंद्र सरकार यह अनुदान राशि प्रदान कर देगी तो हमें अपनी योजनाओं को सफल बनाने में सहायता मिलेगी। आशा है आप हमें केंद्र सरकार के निर्णय से शीघ्र अवगत करवाने की कृपा करेंगे। ठीक है, ये लिखा जाता है मंत्रालय को। अब यहाँ पर लिखा जाता है क्या, जो जिससे मतलब भौदिये यानी कि जो भेज रहा है वो RN सिंह, सचिव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, जो भी लिखना हो यहाँ पर लिख देंगे कि हमने इसको भेजा है। ये आपका होता है सरकारी पत्र। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, अर्ध सरकारी पत्र की प्रमुख विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। अर्ध सरकारी पत्र की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है बेटा? अर्ध सरकारी पत्र, देखिए इसको बोलते हैं डेमी ऑफिशियल लेटर या सेमी ऑफिशियल लेटर, कुछ भी कह सकते हैं। कि अधोलिखित विशेषताएं होती है, अधोलिखित मतलब नीचे लिखी है विशेषताएं। पहली विशेषता, सरकारी कार्य के संदर्भ में एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को किसी तथ्य की ओर ध्यान दिलाने, आपस में सलाह मशवरा करने तथा स्पष्टीकरण और सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए अर्ध सरकारी पत्र लिखता है। एक सरकारी कार्यालय के में जो काम कर रहे लोग हैं, आपस में बातचीत करने के लिए या किसी दूसरे कार्यालय के किसी अधिकारी से बातचीत करने के लिए, किसी कर्मचारी से आपस की बातचीत करने के लिए, किसी मुद्दे पर ध्यान दिलवाने के लिए ऐसे पत्र लिखे जाते हैं, ये अर्ध सरकारी पत्र होते हैं। ठीक है, कार्य सरकारी होते हैं ये,
पत्र का स्वरूप व्यक्तिगत होता है लेकिन कार्य सरकारी करवाने के लिए ही लिखा जाता है। इसमें उत्तर मतलब कि उत्तम पुरुष और शैली और मध्यम पुरुष शैली यानी मैं और आप शैली अपनाई जाती है। ठीक है, कभी कभी यह पत्र गोपनीय भी लिखा जाता है ताकि जो है और लोगों को ना पता चले, एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी को या एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को लिख देता है। अर्ध सरकारी पत्रों में मुझे कहने का निर्देश हुआ है, आदेश हुआ है आदि औपचारिक वाक्य नहीं लिखे जाते हैं। ये पत्र नितांत आत्मीय ढंग से लिखे गए सरकारी पत्र होते हैं। एक सरकारी व्यक्ति का मित्रता दूसरे से तो उसके संदर्भ में भी लिख सकता है, लेकिन सरकारी कामकाज के लिए ही लिखा जाता है। ठीक है, अपने श्रेष्ठ अधिकारी को अर्ध सरकारी पत्र नहीं भेजा जाता है, अपने से समकालीन या अपने से बराबर को। ठीक है, या प्रायः समान स्तर के अधिकारियों को लिखा जाता है, अपने से नीचे को भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं, सुनते हैं आगे। तो ये होता है अपने श्रेष्ठ अधिकारी को अर्ध सरकारी पत्र नहीं लिखा जाता है, अपने समकालीन जो अधिकारी होते हैं उन्हीं को लिखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। टिप्पणी, टिप्पण को संक्षेप में स्पष्ट देखिए। टिप्पण और टिप्पणी जो होता है, टिप्पण जो होता है लिखने की प्रक्रिया को टिप्पण कहते हैं, और जब लिखने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो जो दस्तावेज तैयार होता है उसी को टिप्पणी कहा जाता है, उसी को नोटिंग कहा जाता है। जैसे टिप्पणी करना होता है कि कोई मुद्दे कोई चीज पास करवाना है, उस पर सिग्नेचर करके टिप्पणी कर दिया कि भाई हाँ ये चीजें सही है, ये चीजें नहीं सही हैं। पत्रों में ऐसी चीजें होती है। तो किसी भी विचार अधीन डाक यानी पत्र के निस्तारण को सुगम और सरल बनाने के लिए जो टिप्पणी लिखी जाती है उसी प्रक्रिया को टिप्पण कहा जाता है। कोई डाक पत्र है, कोई सरकारी पत्र है, तो उसके निस्तारण को, उसको सरल बनाने के लिए, उसको आगे भेजने के लिए ये टिप्पणी लिखी जाती है कि भाई हाँ इसमें ये बातें लिखी हैं, ये सही है या गलत है, क्या है क्या नहीं है। अतः संक्षेप में महत्वपूर्ण बातों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, क्या महत्वपूर्ण बातों को उस पत्र से रिलेटेड लिखित रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया ही टिप्पण कहलाती है। ठीक है, या टिप्पणी कहलाती है। इस प्रकार टिप्पण का उद्देश्य उन तथ्यों यानी उन जानकारी, उन संदर्भों और उन प्रश्नों को जिन पर निर्णय लेना होता है किसी भी व्यक्ति को, तटस्थ, संक्षिप्त किंतु स्पष्ट, क्रमबद्ध और तर्क सम्मत टिप्पणी प्रस्तुत करता है, ताकि एक प्रकार से किसी मुद्दे पर निर्णय लेने सुगम हो सके, सरल हो सके किसी भी राजनेता को। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। संक्षेपण को संक्षेप में लिखिए। संक्षेप से ही बना संक्षेपण। आप कहते हैं कि भाई फला चीज का उत्तर संक्षेप में लिखिए। संक्षेप माने होता है किसी भी चीज को कम शब्दों में बताना, लेकिन बात पूरी बताओ और शब्द कम हो। जैसे बिहारी के दोहे। ठीक है, बिहारी के दोहे संक्षेपण है, समझे। संक्षेपण अंग्रेजी के प्रिसीज शब्द का हिंदी रूपांतर है। संक्षेपण का अर्थ होता है संक्षेप या सार प्रस्तुत करना। सार को गहलिए और थोथा दिए उड़ाए, मतलब इंपॉर्टेंट चीज और जो मुख्य बातें उसको ग्रहण करके बाकी बातों को एक प्रकार से हटा देना संक्षेपण कहलाता है। ठीक है, कोई बड़ी विषय वस्तु है उसको कम शब्दों में लिख करके बताना ही संक्षेपण कहा जाता है। ये बातें मैं कई बार बता चुका हूं। तो संक्षेपण यही होता है और हमेशा परीक्षा में प्रश्न आता है, इसको आप जरूर लिख करके आइएगा। इस प्रकार संक्षेपण से अभिप्राय यानी मतलब ऐसी रचना से है जिसमें किसी वक्तव्य माने कोई जानकारी है, किसी के द्वारा कहेगा कोटेशन है, कोई लेख है लिखा हुआ किसी का, कोई निबंध है, कोई अनुच्छेद यानी कोई आर्टिकल लिखा गया किसी मुद्दे पर, उन सभी में व्यक्त किए गए भावों को यानी जो विचार है, क्योंकि लेख, निबंध, वक्तव्य, अनुच्छेद जो होते हैं लेखक स्वच्छंद भाव से खूब लिखता है, दबा करके बहुत लंबा चौड़ा लिखता है। तो उसी को एक प्रकार से उसी भावों को संक्षेप में प्रस्तुत करने की कला या प्रक्रिया को संक्षेपण कहा जाता है। इसे परिभाषिक रूप देते हुए कहा जा सकता है किसी संदर्भ या विषय वस्तु का कम से कम शब्दों में तथ्यपूर्ण यानी ठीक ठाक जानकारी के साथ सुस्पष्ट, जो स्पष्ट हो, सुंदर हो, पढ़ने में अच्छा लगे और चीजें पढ़ो तो ऐसा लगे कि भाई बहुत कठिन हो जाए, सरल हो, स्पष्ट हो, सरल शब्दों का प्रयोग हो, परिभाषिक शब्द ज्यादा ना हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जो कि एकदम से समझ में आ जाए पढ़ने के बाद में। पुनर्लेखन ही संक्षेपण होता है किसी भी बड़ी विषय वस्तु का। बस तो संक्षेपण ही हुए भैया। पल्लवन का हुआ एक तुरंत विपरीत, मान लो पल्लवन। पल्लवन माने क्या होता है, किसी छोटी विषय वस्तु को बड़ा करके लिखना। जैसे बिहारी के दोहों को विस्तार से व्याख्या करना ही क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका भाव पल्लवन या विस्तारण भी इसी को कहते हैं। संक्षेप प्रकाशन।
पल्लवन का अर्थ, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे पल्लवन शब्द पल्लव से रचित है। पल्लव का अर्थ होता है पत्ता, या पत्ता जिस रूप में दिखता है वस्तुतः उसका मूल रूप नहीं होता है। उसका मूल रूप तो वह बीज होता है जिससे एक प्रकार से वह पेड़ निकला, पेड़ से पत्ता निकला, जो मिट्टी में दबा था, उसी बीज का विस्तृत रूप होता है पल्लव यानी पत्ता। बीज से अंकुर, अंकुर से तना बनता, तना से फिर पल्लव बनता है। इस प्रकार बीज का विस्तारण या पल्लवन हुआ है। ठीक है, एक छोटा सा बीज एक वृक्ष बनता है, फिर वो पत्ता बनता है, तो बीज से पत्ता बनने की प्रक्रिया ही पल्लवन कही जाती है। यानी कि कोई छोटी सी जानकारी है उसको विस्तार से लिखना ही पल्लवन कहा जाता है। वह प्रक्रिया भाषा के संदर्भ में पल्लवन की है। किसी सूत्र, किसी विचार, किसी भाव, किसी वाक्य आदि के विस्तार से व्याख्या करना ही या व्याख्या प्रस्तुत करना ही पल्लवन होता है, बशर्ते जो मूल कथ्य है, जो मूल बिंदु था उसी पर ध्यान केंद्रित रहे, भटको ना अपने वहां से। ठीक है, अपने टॉपिक से भटकना नहीं है। पल्लवन की क्या विशेषता होती भैया? पल्लवन की विशेषताओं को संक्षेप में प्रकट कीजिए। प्रकट माने लिखो, प्रकट माने अब प्रकट थोड़े करो वो आप, अवतार थोड़े ले वो। कहने का मतलब है कि पल्लवन की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स को संक्षेप में कम शब्दों में बताओ। देखो पल्लवन की विशेषताएं, हेडिंग डालो, लिखेंगे पल्लवन की कई विशेषताएं हैं या निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली बात तो ये गद्य की रचना है, यानी गद्य कृति है, यानी ये काव्य नहीं होता, गद्य कृति है। दूसरी बात रचनात्मक विधा है, क्रिएटिव एक प्रकार से विधा है, रचनात्मक विधा होती है इसकी रचना करिए। मूल विषय बद्धता होती है, यानी जो भी पल्लवन में लिखा जाता है वो एक प्रकार से मूल विषय जो पहले लिखा है जानकारी, उसी के इर्द गिर्द ही चौगिर्द हम घूमते रहते हैं, यानी कि भटकते नहीं है मुद्दे से। कहने का मतलब ये। चौथी बात है स्वाभाविकता होती है, यानी स्वाभाविक चीजें होती है इसमें। मौलिकता होती है, पल्लवन में मौलिकता होती है, कोई जानकारी किसी का चुरा करके नहीं, अपने हिसाब से लिखा जाता है। कल्पनाशीलता भी इसमें थोड़ी बहुत शामिल करनी पड़ती है, क्योंकि आप अगर विस्तार करेंगे भाव का तो कुछ कल्पना का समावेश भी आप कर सकते हैं। स्वच्छंदता भी इसमें रहनी चाहिए। गत्यात्मकता होनी चाहिए, गत्यात्मक मतलब कि एक लाइन पढ़े तो दूसरा लाइन पढ़ने पर लोग व्यक्ति मजबूर हो जाए, यानी ये गत्यात्मकता होती है। ठीक है, शब्द चयन भी आपको ठीक ठाक करना पड़ता है यहाँ पर, और भाषा भी आपका सरल, सुबोध और स्पष्ट होनी चाहिए। इस तरीके से जब ये विशेषताएं होती है किसी पल्लवन में, तो अच्छा पल्लवन वो माना जाता है। अगर एक अच्छे पल्लवक की या अच्छे पल्लवनकर्ता की विशेषताएं, तो ये भी विशेषताएं उसकी भी हो जाएंगी। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन आ चुका। सरकारी पत्राचार में, सरकारी कार्यालयों में प्रश्न, सरकारी कार्यालय में कंप्यूटर के 4 उपयोग लिखिए। देखिए सरकारी कार्यालय में कंप्यूटर के कई उपयोग है। पहला उपयोग है सरकारी पत्राचार में टाइपिंग और प्रिंटिंग करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो टाइपिंग करना हुआ या प्रिंटिंग करना, यानी कि टंकण हुआ चाहे मुद्रण हुआ, दोनों में जरूरत पड़ती है सरकारी पत्राचारों में। जैसे कि कोई भी एक देखते प्रिंटर वाला बैठा रहता है, कंप्यूटर वाला टक 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 खट 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 लिखता है, और उधर प्रिंटर से निकल छपता रहता है, एक टाइपिंग करता है, एक प्रिंटिंग करता है, सब कुछ वो एक प्रकार से होता रहता है। जो भी आदेश आता है वो सब लिखा पढ़ा पूरा दस्तावेज हो जाता है। ठीक है, वही चीजें। दूसरी बात है कंप्यूटर का उपयोग इसलिए हो गया सरकारी पत्राचार में, सरकारी कार्यालयों में, क्योंकि इंटरनेट का प्रयोग। आप देख रहे हैं कि एक सरकारी कार्यालय से दूसरी सरकारी कार्यालय को पहले पत्र लिखा जाता था, वो पत्र डाक में आता था, बड़ा लंबा प्रोसेस होता था, एक दिन दोनों में पहुंचता था, जब डाक जाता था पहुंचता था। आजकल क्या है, हर एक सरकारी जो ऑफिस है उनका अपना ईमेल आईडी बनी हुई है, उसी ईमेल आईडी के माध्यम से बढ़िया से लिखा जाता है, और इंटरनेट के माध्यम से वही ईमेल उसके दूसरे के पास भेज दिया था दूसरे ऑफिस में। ठीक है, तो ये इंटरनेट का प्रयोग। दूसरे विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का समायोजन करने में आसानी हो सकी कंप्यूटर के माध्यम से। कंप्यूटर के माध्यम से जो टैली और ये क्या होता है, क्या नाम है उसका, एक्सेल, टैली, इनके माध्यम से तमाम प्रकार की जो सारणी पहले आपको बनानी पड़ती थी, टाइम टेबल वगैरह, उसको किसी को वेतन कितना देना है, क्या कैसे करना है, वो सब चीजें आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा वित्त और अर्थ तथा अकाउंट आदि का प्रबंधन करना, किसको कितना सैलरी देनी है, कितना पैसा आया, कितना गया, कितना कौन सा कागज किस में रखना है, कौन से किस कैटेगरी का है, सब कुछ आप कंप्यूटर में कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, और कंप्यूटर डाटा इकट्ठा रखे रहता है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट क्या है बताएं। इंटरनेट नेटवर्क यानी संजाल का अर्थ होता है एक ही प्रकार की दो या दो से अधिक वस्तुओं का परस्पर मिलन या संपर्क। नेटवर्क यानी संजाल का मतलब क्या था, दो या दो से अधिक जो व्यक्ति वस्तुएं हैं आपस में मिल जाती है, उसी को संजाल या नेटवर्क कहते हैं। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर इसलिए जुड़ते हैं कि वे आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकें, ठीक है, तो उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। इंटरनेट के अंतर्गत दुनिया भर के कंप्यूटरों को पहले टेलीफोन तार के माध्यम से जोड़ा जाता है था, परंतु अब बिना तार के भी जोड़ा जा रहा है। यानी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जो डाटा साझा करता है, सूचनाएं आदान प्रदान करता है, वह किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से करता है। तो इंटरनेट वो होता है। इंटरनेट तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, इंटरनेट अगर आपका ऑन नहीं है तो आप ये वीडियो भी नहीं देख पाएंगे, ठीक है।
तो आजकल इंटरनेट पर ही सब निर्भर है। अगला क्वेश्चन, ईमेल का हुआ भैया किसे कहते हैं, अथवा ईमेल से क्या आशा है। ईमेल, ई माने होता है इलेक्ट्रॉनिक और मेल माने होता है मेल यानी जानकारी। यानी अब क्या है, एक पत्र को पत्र में रूप में लिखित दस्तावेज में न लिख करके उसको एक प्रकार से ईमेल के माध्यम से भेज देते हैं। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को भेजी जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक सूचना को ही ईमेल कहते हैं। ईमेल के माध्यम से व्यक्तिगत और व्यावसायिक, कमर्शियल और चाहे इंडिविजुअल सभी प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान यानी एक्सचेंज, मतलब कि एक्सचेंज होता रहता है। हम कुछ आपके पास भेजेंगे, आप हमारे पास भेजेंगे, ठीक है। इन सूचनाओं के साथ इनके संलग्नक आवश्यक तस्वीरें और सामग्रियां भी, जैसे आपको भेजना, कोई तस्वीर भेजना है, कोई रिपोर्ट भेजा तो रिपोर्ट की कोई प्रस्तुत चित्र भी भेजना है, कोई वीडियो भेजनी है, कोई पीडीएफ भेजना, तो भी ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। संलग्नक उसी को कहते हैं, यानी उसके साथ में जो चीजें जा रही हैं। ईमेल में मुख्यतः कौन कौन से अंग होते हैं। ईमेल भी एक पत्र की भांति होता है, इसमें भी कई भाग होते हैं। जैसे कि इसमें एक होता है हेडर, हेडर माने जो हेड पॉइंट होता है क्या है। दूसरा होता है उसकी बॉडी, ठीक है, उसमें क्या जानकारी लिखी है। तीसरा होता है एड्रेस, ठीक है, क्या एड्रेस है। और तीसरा चौथा होता है सिग्नेचर, भी उसमें शामिल होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो सॉफ्टवेयर बेटा कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो आपका फोन चलाता है वो सिस्टम पूरा का पूरा, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन जैसे जो हम लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तमाम सारी चीजें, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब जो चीजें हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये अलग टाइप का सॉफ्टवेयर होता है। तो 3 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है, परिभाषिक शब्दावली से आप क्या समझते हैं। परिभाषिक शब्दावली को क्या बोलते हैं, ठीक है। परिभाषिक शब्दावली जो होती है, इसका शब्द का अर्थ जो होता है उसका परिभाषा निश्चित होती है। किसी से इसका एक ही शब्द का या एक ही चीज का मतलब एक ही होता है, उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता। इस प्रकार के शब्दों का कोई दूसरा अर्थ नहीं होता, इसके अर्थ को सीमित कर दिया जाता है, इसका अर्थ निश्चित होता है। परिभाषिक शब्दावलियों का विभिन्न कार्यालयों में, विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो प्रत्येक विषय अथवा क्षेत्र में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका उसी विषय विशेष अथवा क्षेत्र विशेष में ही अर्थ होता है या प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो पूर्ण रूप से परिभाषिक होते हैं तथा कुछ शब्द अर्ध परिभाषिक होते हैं। जैसे साधारणीकरण शब्द हो गया, ठीक है, जैसे प्रयोगवाद शब्द हो गया हिंदी में, त्रिज्या शब्द हो गया गणित में, ठीक है, नाभिकीय संलयन हो गया आपका फिजिक्स में। तो ये सब चीजें परिभाषिक शब्द हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर परिभाषित शब्दों का जो सीमा होती है, अर्थ होता है, फिक्स होता है, उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता, उसका कोई समानार्थी नहीं होता, उसका कोई दूसरा एक प्रकार से तोड़ नहीं होता। उस शब्द का केवल वही अर्थ होता है जिसकी परिभाषा लिखी रहती है डिक्शनरी में। जैसे जबकि आप देखते हैं और तमाम प्रकार के, जैसे एक्ट हो गया, रस है, क्रेडिट है, चार्ज है, ये सब अर्ध परिभाषिक शब्द है, ठीक है। तो ये परिभाषिक शब्द और अर्ध परिभाषिक शब्द हो गए। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन सच का, बैटिंग क्या है। बैटिंग से आप क्या समझते हैं। बैटिंग, देखिए बैटिंग को हिंदी में पुनरीक्षण कहा जाता है। पुनरीक्षण, दोबारा से जांच करना, ठीक है, किसी भी चीज की दोबारा से जांच करने को पुनरीक्षण कहा जाता है। अनुवाद पूरा होने के बाद इसकी जांच और सुधार की प्रक्रिया पुनरीक्षण यानी बेटिंग कहलाती है। अंग्रेजी शब्द जिसको आप रिवीजन या पुनरावलोकन कहते हैं, उसी बेटिंग पुनरीक्षण दोनों शब्द अत्यंत निकट है, ठीक है, अर्थ रखते हैं, परंतु अनुवाद के संदर्भ में बेटिंग शब्द का ही प्रयोग जाता है। किसी भी रचना का कोई अनुवाद हुआ, उस अनुवाद को जांचने के लिए अनुवाद में क्या क्या गलतियां रह गई हैं, उसी गलतियों को एक प्रकार सही करना ही एक प्रकार से पुनरीक्षण या एक प्रकार से क्या होता है रिवीजन, मतलब पुनरीक्षण ही कह सकते हैं उसको। पुनरावलोकन दूसरा हो गया दोबारा से रिवीजन करना। अधिनियम अथवा अनुच्छेद शब्दों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। देखिए अधिनियम को अंग्रेजी में एक्ट कहा जाता है, जो पास होता है कहां पर, संसद भवन में। जबकि अनुच्छेद को आर्टिकल कहा जाता है, यानी ठीक है, दोनों ही शब्द संविधान या विधि के क्षेत्र से संबंधित है। अधिनियम भी एक परिभाषित शब्द है और एक्ट मतलब ये अनुच्छेद भी परिभाषिक शब्द है। अनुच्छेद बटा होता है, जैसे 395 अनुच्छेद है तो एक एक करके बटा है, 1 अनुच्छेद, 2 अनुच्छेद, 3 अनुच्छेद। अधिनियम क्या होते हैं, जो संसद में बैठ करके उसको पास किया जाता है 2/3 बहुमत से, वो अधिनियम होते हैं, ठीक है। अर्ध परिभाषित शब्दों की श्रेणी में आते हैं। सामान्य रूप से एक्ट का अर्थ होता है एक्शन के भाव में होता है, जबकि आर्टिकल का अर्थ लेख या वस्तु के लिए होता है। यानी एक्ट जो होता है वो कार्यरत होता है, एक्शन के भाव में होता है, और ये आर्टिकल जो होता है वो लिखा हुआ दस्तावेज होता है। इसको आप कहीं कहीं पर हिंदी में परिभाषित शब्द भी कहते हैं अधिनियम को, ठीक है, लेकिन अर्ध परिभाषित शब्द की श्रेणी में अंग्रेजी में इसको रख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एडहॉक। एडहॉक या अप्रूवल को हिंदी में क्या कहते हैं? देखिए, एडहॉक को हिंदी में तदर्थ कहते हैं तथा अप्रूवल को अनुमोदन कहते हैं। ये दोनों ही शब्द प्रशासनिक कार्यों में प्रयुक्त होते हैं। तदर्थ का आशय होता है उसी अर्थ में, ठीक है। जैसे तदर्थ माने क्या होता है, उसी अर्थ में। एडहॉक कहते हैं कि एडहॉक पर इनको रख लिया गया पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो उसी के समान, उसी के जैसा, जैसा कि आप देखते हैं प्रोफेसर वगैरह कभी कभी रख लेते हैं। आप जैसे वो पढ़ाने में सक्षम नहीं है या उनको और भी कार्यभार हो गया, तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर के स्थान पर उनके जो अंडर में पीएचडी कर रहे बच्चे होते हैं उन्हीं को भेज देते पढ़ाने के लिए। 10-12 हजार उनको महीना की सैलरी मिलती है और वो पढ़ाने के लिए चले जाते हैं। उसी को बोलते हैं एडहॉक, यानी तदर्थ, यानी उसी के सदर अर्थ में आ गए हैं, उसी के जगह पर आ गए हैं। यह स्थानापत्र स्थितियों में प्रयोग किया जाता है, जबकि अनुमोदन शब्द जो होता है इसका प्रयोग किसी प्रस्ताव, किसी नियुक्ति, किसी संधि अथवा संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट आदि की स्वीकृति या मोहर लगाने के लिए संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। अनुमोदन किसी का करना हुआ, तो ये सब चीजें समझ में आ रही चीजें। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्रेडिट। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्रेडिट अथवा कृषि शब्द का अर्थ स्पष्ट करें। उपरोक्त दोनों अर्थ, दोनों शब्द जो है अर्ध परिभाषिक शब्दों की श्रेणी में आते हैं। क्रेडिट का वित्तीय क्षेत्र में अर्थ होता है साख, क्रेडिट माने क्या, तो साख। कृषि शब्द भी वित्तीय क्षेत्र से ही संबंधित है। इसका अर्थ होता है संकट काल, प्रायः ये वित्तीय संकट के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न, अनुवाद और लिप्यंतरण में क्या अंतर है? देखिए, अनुवाद का अर्थ होता है एक भाषा की सामग्री को, लिखित सामग्री को दूसरी भाषा में लिखित सामग्री में परिवर्तित करना अनुवाद कहलाता है। इसमें भाषा ही परिवर्तित होती है, जबकि लिप्यंतरण में क्या होता है, लिपि और भाषा दोनों परिवर्तित हो सकती है। किसी भी लिखित सामग्री की लिपि परिवर्तित कर दी जाती है। आजकल हिंदी भाषा को रोमन लिपि में लिखने का प्रचलन बढ़ गया है। व्हाट्सएप पर, मोबाइल पर जब आप चैटिंग करते हैं, मैसेज भेजते हैं, इंटरनेट ईमेल आदि देखते हैं, तो वो चीजें आप देखते हैं, वो लिप्यंतर होता है। अनुवाद क्या होता है, जैसे कि हमने लिख दिया बेटा क्या, हमने लिख दिया कि राम आम खाता है। अब ये हो गया आपका हिंदी में। अब इसका अनुवाद क्या होगा, हमने लिख दिया राम ईट्स मैंगो। ये इसका क्या होगा, राम ईट्स मैंगो। ये आपका हो जाएगा क्या बेटा, ये हो जाएगा इसका अनुवाद। ये क्या हो गया, अनुवाद। और यहीं पर आप देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है, ये एक प्रकार से लिखा हुआ राम आम खाता, लेकिन इसी को एक प्रकार से हमने ऐसे लिख दिया कि क्या लिख दिया हमने लिख दिया बेटा राम आम खाता है। हमने क्या लिख दिया, राम आम खाता है। अब ये राम आम खाता है, ये इसका लिप्यंतरण हुआ, ये रोमन लिपि में लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है किस लिपि में, देवनागरी लिपि में, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देख रहे, ये तो अनुवाद भी हो रहा है और लिप्यंतरण भी हो रहा है यहाँ पर, यानी कि एक लिपि भी बदल रही है और अनुवाद भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या, केवल लिप्यंतरण हो रहा है और यहाँ पर अनुवाद हो रहा है केवल। अब इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, राम ईट्स मैंगो, ऐसे भी लिख सकते हैं, तब भी वो अनुवाद कहा जाएगा। लेकिन आप देखेंगे अनुवाद के साथ प्राय लिप्यंतरण भी जुड़े होते हैं। ये चीजें हो गई आपकी। ब्लॉग के प्रकारों पर संक्षिप्त में प्रकार है, ब्लॉग, ब्लॉगिंग। देखिए, ब्लॉग आजकल तो लोग करते हैं, हाय गाइस मैं हूं ये फला फला फला, पहुंच गया यहाँ पर समुद्र में, आज मैं आपको दिखाऊंगा ये चीजें। हेलो गाइस मैं अपने खेत में आ चुका हूँ, हेलो गाइस मैं आज खाना बना रही हूँ, हेलो गाइस मैं आज बाल कटवा रहा हूँ। ऐसे प्रकार के आजकल ब्लॉगिंग हो रही है। तो ये ब्लॉग अलग टाइप का ब्लॉग है, ये वीडियो ब्लॉग होता है, ठीक है। और जो पहले का ब्लॉग होता था, किसी मुद्दे पर लिखा जाता था पर्टिकुलरली, ठीक है। ये हाय गाइज वाला नहीं होता था, हेलो गाइज मैं आ चुका हूं आज यहाँ पर, आज ये इस प्रकार के व्यंजन बनाएंगे हम, ये खाएंगे हम, बाल कटवाएंगे हम, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। तो ये ब्लॉगिंग जो है आजकल के ये जो तमाम प्रकार के लोग हैं वो करते हैं, गाइज वाइज करके, ठीक है। हेलो गाइज, हेलो नाइट, ये सब बोलते हैं। तो ये होता है ब्लॉगिंग। ये ब्लॉगिंग दूसरी ब्लॉगिंग है जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें किसी मुद्दे पर विषय वस्तु और सामग्री के आधार पर हम ब्लॉग को कई प्रकार की, कई श्रेणियों में बांट सकते हैं। जैसे कि राजनीति के स्तर पर बहुत सारे लोग लिखते हैं, वो ब्लॉग। कला संस्कृति सिनेमा से जुड़े ब्लॉग होते हैं बहुत सारे, साहित्यिक ब्लॉग, पर्सनल ब्लॉग, बिजनेस ब्लॉग, ऐसे तमाम प्रकार के ब्लॉग लिखे जाते हैं, ठीक है। टॉपिकल ब्लॉग, मेडिकल ब्लॉग, ट्रेवल ब्लॉग, कहीं पर कहीं घूमने गए वहां पर लिख दिया पहले, रिसर्च ब्लॉग, लीगल ब्लॉग, एजुकेशनल ब्लॉग, तो ये सब ब्लॉग होते हैं जब लिखे जाते हैं। आजकल के ब्लॉग मोबाइल फोन वाले ब्लॉग हो गए, तो ये वीडियो ब्लॉग अलग हो गया उसका। लेकिन आजकल वही जो है लिखित वाला रूप जो है किसने ले लिया, वीडियो ब्लॉग ने ले लिया है, ठीक है। वीडियो ब्लॉग इन सभी मुद्दों पर आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन,
प्रश्न, डिजिटल लाइब्रेरी के लाभों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। डिजिटल लाइब्रेरी से निम्न लाभ है। देखें, बिना समय गंवाए सूचनाओं की तुरंत प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना डिजिटल लाइब्रेरी का लाभ होता है। अगर आपकी पुस्तक जो है डिजिटल लाइब्रेरी में बंद है तो आप तुरंत जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं जब चाहे जब। प्राप्त डाटा विश्वसनीय और गुणवत्ता युक्त होता है इसका। स्थान की कमी करना, संचार और इंटरनेट कार्य में त्वरित गति होना, सूचना के व्यवसायीकरण की संभावना में वृद्धि होना, ज्ञान वृद्धि की संभावना होना। कोई भी व्यक्ति कोई भी पुस्तक कभी भी पढ़ सकता है डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से। विश्वव्यापीकरण पर बल देना, यानी कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर बैठ करके, पूरे संसार का कोई व्यक्ति कहीं की भी पुस्तक पढ़ सकता है, किसी भाषा में कोई भी पुस्तक पढ़ सकता है। संसाधन सहभागिता में वृद्धि आदि, ये सब अनेक लाभ होते हैं डिजिटल लाइब्रेरी के। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन सच का, शोध के अंगों पर प्रकाश डालिए। प्रश्न, शोध के अंगों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। शोध के कई अंग हैं। देखिए, पहला अंग होता है ज्ञान क्षेत्र की किसी समस्या को सुलझाने की प्रेरणा यानी मोटिवेशन देना, शोध के द्वारा होता है। कोई समस्या आ गई, उस समस्या के निदान के लिए रिसर्च किया जाता है और रिसर्च के द्वारा उस समस्या का समाधान ढूंढा जाता है। दूसरी बात, प्रासंगिक तथ्यों का संकलन होता है शोध। ठीक है, विवेकपूर्ण विश्लेषण और अध्ययन होता है शोध, रिसर्च। और परिणाम स्वरूप निर्णय होता है, यानी कि सब निर्णय लेकर के हर मुद्दे पर रिसर्च करके पूरा डिटेल में जानकारी ग्रहण करके तब उस पर जो है जानकारी दी जाती है कि समस्या का समाधान दिया जाता है, समाधान किया जाता है। अगला प्रश्न, परिकल्पना निर्माण के प्रमुख स्रोतों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। परिकल्पना निर्माण के स्रोत, परिकल्पना क्या होती भैया, जैसे किसी भी रिसर्च करने से पहले रिसर्च करता क्या करता है, उसको कैसे कैसे रिसर्च करनी है, किस किस तरीके से चीजों को लिखना है, वो मतलब करना है, क्या नियम होंगे, किस कहाँ पर जाना है, तो एक परिकल्पना तैयार कर लेता है, एक सांचा बना लेता है पहले कि हमको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, उसी को बोलते हैं परिकल्पना। परिकल्पना जो होता है व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बनाया जाता है। पहले किए गए शोध का परिणाम भी इसमें आप शामिल कर सकते हैं। पुस्तकें, शोध पत्रिकाएं और शोध का जो सार होता है उन सभी का को आधार बना करके परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। उपलब्ध सिद्धांत, जो पहले से तैयार सिद्धांत है किसी मुद्दे पर और उसी मुद्दे पर आप रिसर्च लिखने जा रहे हैं, तो पहले उस जो दिए गए सिद्धांत है विद्वानों के द्वारा, उन विद्वानों के सिद्धांतों को पढ़ेंगे कि उन्होंने कैसा शोध किया था, फिर उसके हिसाब से बनाएंगे। निपुण विद्वानों के निर्देशन में एक प्रकार से ये बनाया जाना चाहिए, जो है परिकल्पना का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न, परिभाषिक शब्दों के गुण बताइए, यानी क्वालिटी क्या होती है परिभाषिक शब्दावलियों की, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, परिभाषिक शब्दों की क्वालिटी बताएं। देखिए, परिभाषिक शब्दों की कई गुण या कई विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता, परिभाषिक शब्द का अर्थ स्पष्ट होता है, सरल होता है और सपाट होता है। कोई लाग लपेट की बात इसमें नहीं होती है, कोई एक प्रकार दुई अर्थकता नहीं होती है। एक जो बात है लिखी है वो लिखी होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। उसमें संदिग्धता नहीं होती है, यानी कोई इसमें लाग लपेट की बात है, संदिग्धता नहीं कि किसी का अर्थ क्या होगा क्या नहीं होगा, उसका जो अर्थ लिखा है वही उसका अर्थ होगा, हर काल में हर परिस्थिति में बदलता नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, प्रायः एक शब्दीय ही होते हैं, पर नाम को छोड़ करके, नाम कई शब्द के हो सकते हैं लेकिन ये एक शब्द के ही होते परिभाषिक शब्द। दूसरी बात, प्रायः परिभाषिक शब्द यथासंभव छोटा, सरल और व्याकरण के अनुकूल होना बहुत जरूरी होता है। इसके साथ ही साथ परिभाषिक शब्द सार्थक होना आवश्यक है। इसके अलावा परिभाषिक शब्द का उच्चारण सुगमता पूर्वक किया जा सके, यह भी आवश्यक है। ऐसी परिभाषित शब्दावलियों का निर्माण ना कर दे जिसको पढ़ने में मुश्किल हो, ऐसे परिभाषित शब्द हो जिसको पढ़ने में आसानी होनी चाहिए। इसके अलावा आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ चुका, प्रशासनिक प्रयुक्ति से संबंधित इन्हीं चार परिभाषित शब्दों का उल्लेख कीजिए, नाम बताइए। देखिए, प्रशासनिक मामलों में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं परिभाषिक, उनका नाम जैसे कि एलिगेशन, जैसे अभिकथन एलिगेशन को कहते हैं, तो ये प्रशासनिक प्रयुक्ति में है। ऐसे फंड हो गया, ग्रांट हो गया, ज्वाइंट। फंड को हिंदी में निधि कहते हैं, ग्रांट को अनुदान कहते हैं और ज्वाइंट को संयुक्त कहते हैं। ये सब हिंदी के परिभाषित शब्द हैं और ये अंग्रेजी के परिभाषित शब्द है। ये प्रशासन से संबंधित है, आपसे इसे पूछ सकता है। आगे आपसे पूछ सकता है वाणिज्य, यानी कि वाणिज्य से रिलेटेड, यानी कि जब व्यापार वगैरह में जो होता है उसमें संबंधित किन्हीं चार परिभाषित शब्दों का नाम लिखिए। देखिए, वाणिज्यिक प्रयुक्ति से संबंधित परिभाषित शब्द कई प्रकार के, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, यानी इसको उत्पादन शुल्क कहते हैं। कोई व्यक्ति कंपनी में काम कर रहा है तो वह कंपनी में काम, कोई कंपनी उत्पादन करे तो उस पर उत्पादन शुल्क लगाया जाता है, उसी को उत्पादन शुल्क या एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। इसके अलावा जीएसटी, गुड्स एवं सर्विस टैक्स, यानी माल और सेवा कर, ये भी एक परिभाषिक शब्द है। एक्सटेट ड्यूटी, संप्रदा शुल्क, ठीक है। बजट, तो बजट आप जानते हैं लेखा जोखा, तो ये सब क्या है, वाणिज्यिक प्रयुक्ति में संबंधित जो है, प्रयुक्ति में एक प्रकार से जो शब्द है परिभाषित शब्द है जो वाणिज्य में प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन सच का, विज्ञान में जो प्रयुक्ति शब्द से मतलब विज्ञान में जो प्रयोग होने वाले परिभाषित शब्द हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे विज्ञान में प्रयुक्ति संबंधित जो परिभाषित शब्द हैं वो जैसे कि आपका
क्या हो गया, एसिड सेंसिटिव हो गया यानी अम्ल संवेदी शब्द का प्रयोग हो गया। फिर ऐसे जाइंट सेल का प्रयोग यानी महाकोशिका, ठीक है, लिमिट साइकिल यानी सीमा चक्र, इसके अलावा मशीन मैन यानी मशीनक जिसको कहते हैं। तो इस तरीके से तमाम प्रकार के शब्द जो है विज्ञान में प्रयोग होने वाले शब्द हैं जो कि परिभाषित हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने परिभाषित शब्दावलियों के बारे में पढ़ा और समझा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे इसका आंसर क्या होगा। देखिए प्रारूपण क्या है, प्रारूपण यानी प्रारूप लेखन, हिंदी में किसे किसे कहते हैं। प्रारूप माने क्या होता है, सांचा तैयार करना। जैसे कोई सरकारी पत्र आप लिखने जा रहे हैं, सरकारी पत्र को लिखने से पहले एक ड्राफ्ट बनाया जाता है। ड्राफ्ट माने कि प्रारूप, ठीक है। यानी जैसे कि एक ईंट बनाने वाले भट्ठा पे आप जाएंगे कभी, ईंट बनाते हैं जो पहले एक सांचा होता है, तो जो सांचा को बना लेते हैं, तो सांचा का बनाना ही प्रारूप होता है। यानी कि पत्र को लिखना कैसे है, तो क्या ईंटा वाला मैंने उदाहरण नहीं बताया आपको, ईंट बनाने का एक सांचा होता है, उसे मिट्टी का जो है लोई जो होता है उसी सांचे में डाल दिया जाता है। अब उस सांचे में क्या होता है, मिट्टी का ईंटा जो है वो बन जाता है उस सांचे के हिसाब से। सांचे में जो लिखा है वो लिख जाता है मिट्टी पर, सांचा जो इस डिजाइन में है उस डिजाइन में वो मिट्टी पर पूरा छप जाता है। फिर उसी सांचे को भट्टे मतलब कि उसी जो ईंट मतलब जो बना है मिट्टी का, उसको भट्टे में गर्म किया जाता है और ईंटा तैयार हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे किसी सरकारी पत्र को लिखते समय सबसे पहले सरकारी पत्र कैसे लिखना है, कितना बड़ा होना चाहिए, किस भाषा में लिखना है, किस टाइप का होगा, क्या क्या लिखेंगे, यानी एक रफ कार तैयार कर लेना सरकारी पत्र को लिखने से पहले ही प्रारूप होता है, ठीक है। समझ में आ गई चीजें। जैसे आप पहले जब स्कूल में पढ़ते थे तो कॉलेज में जाते थे मतलब स्कूल में पढ़ने के लिए, तो पहले स्कूल में जब गुरुजी बोल करके लिखवाते थे तो पहले रफ काम करते थे, एक रफ खरीदते थे, उसमें सारे विषय को एक ही कॉपी में लिख देते रफ रफ कार्य, फिर उसको घर पे आता था, फिर उसको फियर में लिखते थे बढ़िया साफ साफ, ठीक है। तो फियर लिखना, सरकारी पत्र लिखना है और रफ कार्य करना ही उसी का क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रारूप लेखन। प्रारूप को आलेख या मसौदा भी कहते हैं। किसी सरकारी कार्यालय में पत्रों का अल्प दस्तावेज का एक निश्चित स्वरूप रूप लेखन होता है। प्रारूपण को अंग्रेजी में फॉर्मेशन कहते हैं, जबकि प्रारूप को फॉर्मेट कहते हैं, या इसी को एक प्रकार से ड्राफ्ट भी कहते हैं। विभिन्न कार्यालयों में जो फॉर्म प्राप्त होते हैं वो प्रारूपण का ही अंतिम रूप होते हैं। प्रारूपण के पर ही प्रकार से लिखा जाता है पत्र वगैरह, प्रारूप के बाद में ही उसको सही कर दिया जाता है। इन्हें प्रारूप 1 यानी फॉर्म 1, प्रारूप 2, फॉर्म 2 इस तरीके से कह सकते हैं। तो प्रारूप हमने आपको समझा दिया, होता क्या आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, या पत्रों के प्रकार बताएं। देखिए पत्र कई प्रकार के होते हैं, बेसिकली 2 प्रकार का पत्र होता है। एक होता है अनौपचारिक पत्र, ठीक है, जो कोई भी व्यक्ति कैसे भी किसी भी मुद्दे पर लिख सकता है बिना लाग लपेट के, बिना नियम कायदे के। और दूसरा होता है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र होता है फॉर्मल लेटर, इसमें एक नियम कायदा होता है और एक व्यवस्थित क्रम होता है, उसके हिसाब से लिखा जाता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से सारी चीजें उसमें फिट होती हैं। क्लियर। अनौपचारिक पत्र मुख्यतः पारिवारिक, सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर होते हैं। औपचारिक पत्रों को व्यावसायिक पत्र भी कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विशुद्ध सरकारी पत्र, दूसरा होता है अर्ध सरकारी पत्र। ये दोनों मैं आपको ऊपर समझा चुका हूं। सरकारी अथवा शासकीय पत्रों के 4 पत्रों के नाम लिखें। देखिए सरकारी अथवा शासकीय पत्रों के 4 प्रकारों का नाम। 4 शासकीय पत्रों के नाम इस प्रकार। पहला होता है परिपत्र यानी सर्कुलर, मैंने आपको समझा दिया। दूसरा है प्रेस विज्ञप्ति, ये भी मैंने समझा दिया आपको क्या होता है, प्रेस नोटिफिकेशन, सूचना नोटिस किसी भी जारी हो जाती है। नीलाम सूचना, नीलामी की सूचना भी सरकारी पत्र में शामिल होती है। अगला, पत्र में मुख्य रूप से कौन कौन से अंग या बिंदु शामिल होते हैं, यानी कौन कौन से मुद्दे होते हैं पत्र में। देखिए पत्र की अगर बात करें, पत्र के कई अंग होते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात है प्रेषक यानी भेजने वाले जो व्यक्ति है उसका नाम और पता होता है। फिर उसके बाद में प्राप्तकर्ता का नाम और पता, नहीं जिसके पास भेजा जा रहा है उसका नाम पता होता है। फिर इसके बाद में क्या होता है, फिर इसके अंदर विषय का संकेत दिया जाता है, किस विषय पर लिखा गया है उस विषय का संकेत लिखा रहता है ऊपर एक लाइन में। फिर संबोधन होता है, किसके लिए भेजा गया, तो एक संबोधन होता है कि प्रिय, मतलब उसमें लिखा नहीं था महानिदेशक या एक सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, या फिर जो भी लिखते हैं आप, तो संबोधन हो गया। पत्र की फिर मुख्य सामग्री होती है कि भाई क्या लिखा है, किस मुद्दे पर लिखा है, तो उस मुद्दे पर पूरा डिटेल में जानकारी। समापन सूचक शब्द होता है कि भाई अतः समापन सूचक शब्द क्या होता है, अतः जो है हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस मुद्दे पर काम करेंगे, ये होता है आपका समापन सूचक शब्द। इसके अलावा हस्ताक्षर होता है और नाम भी होता है, अपना हस्ताक्षर नाम। और फिर संलग्नक है, अगर आपके साथ पत्र के साथ कोई वीडियो, कोई फोटो, कोई डॉक्यूमेंट साझा करना चाहते हैं तो वो उसमें भी उसके साथ में लगा देते हैं, नथी कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा पुनश्च माने होता है उसको दोबारा से जो नीचे होता है भौतिक वगैरह लिख करके पूरा डिटेल में जानकारी लिख करके हो जाता है। इसके अतिरिक्त भी कभी कभी पत्रों में कुछ अन्य विषय वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। तो ये मुख्य रूप से किसी पत्र में शामिल ये तमाम प्रकार के अंग होते हैं जिनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। नोट डाउन करने से बचना तो आप हमारे जो है पीडीएफ वाले कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। पीडीएफ वाले कोर्स को लेने के लिए आपको एक प्रकार से बड़ा जो है
आपके लिए थर्ड सेमेस्टर का कोर्स भी लॉन्च कर दिया गया, सेकंड का भी कोर्स ऑलरेडी पहले से चल रहा है। 91 61 93 60 62 पर एसएमएस कीजिएगा। अगर आपको क्रैश कोर्स में ज्वाइन होना है सेकंड सेमेस्टर के या थर्ड सेमेस्टर के पूरे कोर्स में ज्वाइन होना तो तुरंत जुड़ सकते हैं। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप भेज दीजिएगा। आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर के नेम लिख करके भेज दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे, उसी पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। उसके बाद में आपको ग्रुप से जुड़ जाएगा, वहां पर लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिलेगी। अभी सेकंड सेमेस्टर के जिन बच्चों का पेपर बाकी है उनके लिए 100 रुपए फीस है। तुरंत एसएमएस कीजिए, तुरंत आपके पास पर्सनली सेंड कर देगा पीडीएफ, जो वीडियो हुई है उन सभी की वीडियो मिल जाएंगी, सब कुछ आपको मिल जाएगा क्रैश कोर्स के रूप में मात्र 100 रुपए फीस में। और साथ ही साथ में अगर आप सेकंड में और थर्ड का भी साथ में चाहते हैं तो थर्ड और सेकंड का दोनों का एक साथ लेंगे तो आपका 150 रुपए यानी थर्ड सेमेस्टर की पूरी 6 महीने की क्लास इसमें शामिल होगी। और साथ ही साथ में सभी सब्जेक्ट यानी कि ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, सभी सब्जेक्ट की क्लास पूरी सब्जेक्ट की केवल 150 रुपए में आपको दोनों का, सेकंड का भी और थर्ड का दोनों की तैयारी हो जाएगी। केवल थर्ड सेमेस्टर में जो जुड़ना चाहते हैं बच्चे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का पेपर हो चुका है तो थर्ड सेमेस्टर का कोर्स जारी हो चुका है, ठीक है। इसमें आप ऐसे ही भेज दीजिएगा इस तरीके से, इस नंबर पर अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट नेम और अपना सेमेस्टर, ठीक है। इसमें आपको लाइव ग्रुप में जुड़ाएगा, लाइव क्लास मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ठीक है, सभी पीडीएफ नोट्स, ठीक है। पीडीएफ नोट्स आपका एमसीक्यूज टाइप का भी होगा, आपका लिखित टाइप का भी होगा, जैसा भी पेपर आपका होगा सभी हिसाब से व्यवस्थित किया जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव लिखित चाहे जैसा पेपर हो सभी के लिए पूरी जानकारी हम करवाएंगे आपके लिए, ठीक है। सभी सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी, सभी सब्जेक्ट की मात्र 100 रुपए फीस में, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर का फीस केवल 100 रुपए है, जिनको जुड़ना जुड़ सकते हैं, मात्र 100 रुपए में 6 महीने तक आपकी क्लास में ज्वाइन किया जाएगा, उसमें पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको मिलते रहेंगे सब, ठीक है। चलिए तो समझते हैं, एक प्रश्न आपका रह गया था, इसको समझ लेते हैं। पावती पत्र क्या होता है? पावती, देखिए भाग गया भाई ये। देखिए पावती पत्र जो होता है किसी पत्र की स्वीकार करने के लिए भेजा जाता है कि पावती या पावती पत्र किसी पत्र की प्राप्ति को, कोई पत्र हमको मिल गया उसकी स्वीकार करने के लिए भेजा जाता है। पावती पत्र की संरचना सरकारी पत्र के समान ही होती है। इसमें विषय का उल्लेख पत्र, प्राप्त पत्र के विषय से संबंधित होता है कि भाई ये पत्र हमको मिल चुका है या नहीं मिल चुका है। संबोधन के पश्चात पत्र का प्रारंभ आपका, आपके कार्यालय पत्र संख्या फला दिनांक कितने को इस कार्यालय में दिनांक कितने को प्राप्त हुआ है, उक्त पत्र की पावती एतद द्वारा प्रेषित की गई है, ठीक है। इस प्रकार होता है पावती पत्र। पावती का आकार छोटा और भाषा सरल होती है। भाई ये पत्र जो आपने भेजा था हमको मिल चुकी है, इसी को पावती पत्र कहते हैं। उसकी कंफर्मेशन के लिए भाई पत्र हमको मिला कि नहीं मिला, इसी के लिए लिखा जाता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आप बीए के साथ साथ आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं, रेलवे बैंक की एसएससी की तैयारी करते हैं, तो आप यह वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ये वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, फ्रंट पेज पे लगी होगी, ठीक है। जल्दी जाने कौन कौन से विषय आपके लिए जरूरी होते हैं। अगर आप बीए बीएससी बीकॉम मतलब इसकी तैयारी कर रहे हैं, खास करके आईएएस पीसीएस की, तो आईएएस पीसीएस की तैयारी के लिए खास करके ये वीडियो, या फिर किसके लिए एसएससी वगैरह की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बीए में कौन से सब्जेक्ट जरूरी होते हैं, आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही विस्तार से मैंने इस पर लेक्चर बनाया हुआ है, तो आप प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमें बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए।